लेकिन आज के पाठशाला का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा स्पेशल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा हिसाब है, और यह आज का नहीं है, बहुत पुराना हिसाब है कि सामने जब कुछ सवाल खड़े हो जाएं, कुछ चुनौतियां खड़ी हो जाएं, तो सिर झुकाओ और अपने काम से जवाब दो। यह नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, और इसलिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी काम की बदौलत बने हैं और राहुल गांधी नाम की बदौलत बने हैं, सरनेम की वजह से। और आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि इस देश की गरीब जनता तमाम शोर के बावजूद नामदार को नहीं, कामदार को चुनती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू में सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, बल्कि ऐतिहासिक नतीजे आए। पब्लिक का जवाब आया है, हिंदुओं का जवाब आया है। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम सिर्फ माहौल बनाने में तो फुल एक्सपर्ट है, लेकिन जमीन पर काम करने की बात कर लो तो ये लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें कम क्या हुई, बीजेपी की इंडी गठबंधन ने तो माहौल बनाया कि अब तो मोदी मैजिक खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनका जलवा नहीं रहा, मोदी का चेहरा जो है वो उतर गया है, उनके कंधे झुक गए हैं। आपको याद है ना राहुल गांधी कैसा बोलते थे कि मैंने मोदी की हवा निकाल दी। इतना सब सुनने के बावजूद नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीने से सबको चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम को शोर से जवाब देने की बजाय चुनाव के नतीजों से ऐसा जवाब दिया जिसका शोर आज हर तरफ है। और यही मोदी और संघ का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, काम ज्यादा, शोर कम। और इसलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया। सबसे ज्यादा करंट राहुल गांधी को ही लगा होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी से ज्यादा पीएम मोदी के नाम पर, उनके काम पर कॉन्फिडेंस जताया। राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी के कंधे झुका दिए। हरियाणा की जनता ने बता दिया कि कंधे और मुंह लटकाने का टाइम तो कांग्रेस और राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की आंधी को आधी सीट भी नहीं दी, आंधी तो बहुत दूर की बात। मोदी मैजिक क्या होता है, यह बात हरियाणा के नतीजों ने बता दिया, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां पीएम मोदी जब 2014 में आए सत्ता में, तो विधानसभा चुनाव में पहली जीत हरियाणा में ही मिली थी। आज जब 2024 चल रहा है और जब नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में फिर बड़ी जीत दिलाई है, 2014 में बीजेपी को हरियाणा में 47 सीटें मिली थी और पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। तब 10 साल बाद 2024 में बीजेपी को 48 सीटें मिली और तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने वहां। और ये कोई पार्टी हरियाणा में नहीं कर पाई, रिपीट ही नहीं कर पाते बॉस। 3 बार का तो बहुत दूर का मामला है। आप सोचिए 10 साल के बाद भी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 के मुकाबले बड़ा मैंडेट लाना, तीसरी बार सरकार बना लेना, यह नरेंद्र मोदी का ही मैजिक है, जिसे कम आंकने की भूल कांग्रेस को भारी पड़ गई। हरियाणा की जीत इस मायने में भी बड़ी है कि हरियाणा वो राज्य है जहां 2014 से पहले बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो हरियाणा में बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली। अब लगातार तीसरी बार सरकार बना लेना कोई मामूली बात नहीं। हरियाणा की जीत इसलिए भी बड़ी हो गई क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और लोग कहने लगे कि बीजेपी खत्म हो गया, हरियाणा में कुछ भी हिसाब नहीं है। राहुल गांधी तो कहने लगे कि हमने कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी का तोड़ दिया, वगैरह 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 चीजें चलने लगी। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में कैसे बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे किया और यहां पर जीत की हैट्रिक लगा। कांग्रेस जो माहौल बना रही थी वो मोदी मैजिक के सामने टिक नहीं पाया। अब आप देखिए हरियाणा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने क्या क्या नहीं चला, आपको यह समझना चाहिए। भाई राहुल गांधी की जाति की राजनीति नहीं चली ना, दिन रात जाति 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 करते रहे। पब्लिक ने कहा कि यहां से क्यों नहीं जाते। जातिगत जनगणना का वादा करना भी काम नहीं आया कांग्रेस के। किसानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला। मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस का एमएसपी की गारंटी का वादा कि कानून बना देंगे, वो भी बेअसर रहा। जवानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला, जबकि राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे को खूब जोर शोर से उठा रहे थे। आपको याद होगा संसद में जो उन्होंने कहा, हमने उसका फैक्ट चेक करके बताया था। नहीं मानी पब्लिक भाई, अग्निवीर अग्निवीर करते रहे। अडानी अंबानी का मुद्दा उठाए, फेल हो गया।
पहलवानों का मुद्दा उठाए, भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। लोकसभा की तरह संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की, राहुल गांधी वहां भी फेल हो गए। इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जीत की बड़ी लकीर खींच दी और बीजेपी में नई जान फूंक दी। आज फिर से मोदी मोदी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं, अगर आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन है, फिर आपको बताऊंगा कि यह नरेंद्र मोदी ने किया कैसे पॉसिबल, उस पर आऊंगा। लेकिन आप हरियाणा में देखिए, जहां पर बीजेपी को सीटें आई हैं, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। 2019 में बीजेपी को 40 सीट आई थी। यह आपको बीजेपी का हिसाब बता रहा हूं। और इस बार 2024 में बीजेपी ने 8 सीटें बढ़ा ली। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज बीजेपी के लिए असर ही नहीं छोड़ती भाई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हर जगह बीजेपी ने यह नया पैटर्न सेट कर दिया कि प्रो इनकम्बेंसी, सत्ता के समर्थन में लहर पैदा हो जाती है। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे बीजेपी का हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी का 2019 में वोट शेयर था करीब करीब 37.6%, 37.6%। 2024 में बीजेपी ने अपना वोट शेयर भी बढ़ा लिया और करीब करीब 40% के करीब पहुंच गए। यह है नरेंद्र मोदी का मैजिक। इसी तरह से अगर आपको जम्मू कश्मीर का हिसाब बताऊं, जम्मू कश्मीर में अगर स्पेशली आप जम्मू का रीजन देखें, जम्मू में बीजेपी ने 2014 में 25 सीट हासिल की थी और 2019 में बीजेपी को यहां पर 29 सीट मिली थी। 2024 में, ये 2024, क्योंकि 2019 में तो चुनाव हुआ नहीं, तो बीजेपी ने अपना वहां भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लिया। और अगर इसी तरह से आप वोट शेयर देखिएगा, वोट प्रतिशत, तो 2014 में बीजेपी का वोट शेयर जम्मू रीजन में 23% था और 2024 में, और ये ओवरऑल आपको बता रहा हूं, ये बढ़कर जो है वो 25.64% हो गया। ये आपको पूरे जम्मू कश्मीर का बता रहा हूं। तो बीजेपी ने वहां भी गेन किया। जम्मू कश्मीर में जो दूसरी पार्टियों का वोट शेयर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सरकार जरूर बन रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बीजेपी से कम है। बीजेपी 25% के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 23.43, और कांग्रेस तो 12% पार नहीं कर पाई बॉस। यह कांग्रेस का हाल हुआ है। हरियाणा में सरकार नहीं बनी और वहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बीजेपी से आधी से भी कम वोट शेयर पर संतोष करना पड़ा। यह रिजल्ट एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे मेहनत और रणनीति है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी का दिमाग है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में इस बार ज्यादा चुनावी रैली नहीं की, सिर्फ 4 रैलियां की, लेकिन ग्राउंड वर्क पर ज्यादा जोर दिया। चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा का सीएम बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को नया सीएम बना दिया गया। हरियाणा के लिए बीजेपी की ऐसी टीम बनाई जो चुपचाप जमीनी स्तर पर काम करती रही। कांग्रेस के बनाए माहौल के उलट बूथ मैनेजमेंट पर काम हुआ। इस बात का ध्यान रखा गया कि हरियाणा के जिस इलाके में जो नेता ज्यादा प्रभावी है, उसे उसी के इलाके में पूरा जोर लगाने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने जाट वोटों पर पूरा जोर लगाया। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को फोकस करते हुए गैर जाट वोटों का साथ लिया। यह नरेंद्र मोदी का बड़ा कमबैक भी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई थी। लोकसभा चुनाव में झटका इसलिए लगा था कि पार्टी और वोटर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ऐसा माना गया। पीएम मोदी के नाम पर वोट डालने वालों को लग रहा था कि बीजेपी हर हाल में जीतेगी। इसी सोच की वजह से वोटर और नेता आराम से बैठ गए और चुनाव जीता हुआ मान लिया। लेकिन जिस तरह से झटका लोकसभा चुनाव में लगा, उससे कोर वोटर सक्रिय हुआ। कोर वोटर को लगा कि अगर वो सक्रिय नहीं होंगे तो फिर विरोधियों के हाथ में सत्ता चली जाएगी। इसके अलावा नेता भी इस बार किसी हवाबाजी में नहीं फंसे, चुपचाप अपना काम करते रहे। हरियाणा में मोटिवेटेड वोटर्स, ग्राउंड पर चुपचाप नेताओं का काम और अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट, ये सब कुछ मिलाकर बीजेपी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया हरियाणा। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो झटका लगा था, उसके 4 महीने के अंदर ही जबरदस्त कमबैक हो गया। इसके अलावा कैसे हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, आरएसएस संघ की क्या भूमिका रही, आज आपको यह भी बताऊंगा।
लेकिन उसके पहले यह देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस हरियाणा के लिए माहौल तो खूब बनाए। राहुल गांधी तो हरियाणा में आंधी आने की बात कर रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो राहुल गांधी के सारे दावे नरेंद्र मोदी के तूफान में उड़ गए। आप राहुल गांधी का परफॉर्मेंस देखिए, जहां जहां राहुल गांधी ने रैलियां की वहां दुर्गति हुई। अगर आप देखेंगे हरियाणा, यहां पर राहुल की रैली आपको दिखा रहा हूं, राहुल की रैली, जहां पर राहुल गांधी ने रैलियां की वहां पर क्या हाल हुआ। हरियाणा में रैली कितनी की? रैली की 9 सीट पर, 9 सीट पर। कांग्रेस हारी कितनी? कांग्रेस हार गई इन 9 में से 6 सीट हार गई। यह तो राहुल गांधी के रैली करने का असर है। 9 सीट ऐसे थी जहां राहुल गांधी ने रैलियां की, उसमें से 6 कांग्रेस हार गई। इसी तरह से अगर आप जम्मू कश्मीर का देखेंगे, JNK का, वहां पर कैंपेन किया कितनी सीटों पर? कैंपेन किया 13 सीट पर, और उसमें से कांग्रेस हारी कितनी? कांग्रेस गठबंधन 12 पर हार गई। 12 सीट। यह राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट है बॉस। और इनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट बना चुका है। पब्लिक नहीं मानती। राहुल गांधी बुरी तरह फेल इसलिए हो गए क्योंकि अब जनता उनका खेल समझ गई। वो बार बार उनकी बातों में नहीं आने वाली। भाई, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने भर भर कर मुफ्त वाले वादे कर दिए। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने पैसे, गरीबों को 100-100 गज का प्लॉट देने जैसे वादे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का हाल देख लिया। वहां कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का कितना बुरा हाल किया हुआ है कि टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने की नौबत आ गई थी। सैलरी पेंशन टाइम पर देने के लाले पड़ गए थे। पब्लिक को दिख रहा है कि खटाखट 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 बोल देना और उसका रील और मीम बना देना बहुत आसान है। देने में जो हालत खराब होती है, और जब पब्लिक को पैसा नहीं मिलता है तो समझ में आता है ना। हरियाणा वालों ने हाथ जोड़ दिया कि बॉस आगे बढ़िए खटाखट। इसी तरह राहुल गांधी ने हरियाणा में MSP की गारंटी देने का वादा किया, लेकिन जनता समझ गई कि सिर्फ एक जुमला भर है। क्योंकि अगर ये MSP पर कानून ला रहे होते तो कर्नाटक में ला चुके होते, हिमाचल में ला चुके होते, दूसरे राज्यों में ले आते जहां पर इनके गठबंधन की सरकार है। क्यों नहीं लाए? पब्लिक समझ गई कि वो घुमा रहे हैं भैया, जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में जाति जनगणना का वादा किया, लेकिन इस वादे को भी जनता ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जनता कर्नाटक में देख चुकी है कि कैसे वहां जाति जनगणना कराकर भी कांग्रेस सरकार उसके आंकड़े तक जारी नहीं कर रही। राहुल गांधी को लगा कि जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में PM मोदी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने और संविधान खत्म करने का नैरेटिव चलाया था, वैसा ही दाव वो हरियाणा में चल देंगे। लेकिन जनता ने इस दांव को भी खारिज कर दिया। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा कि सही समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे, जिस पर उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी, कई लोग जानकारों को लगता है कि हरियाणा में उसका नुकसान हुआ राहुल गांधी को। हरियाणा के नतीजों को देखकर कांग्रेस के नेता शॉक्ड रह गए, क्योंकि कांग्रेस यह मानकर बैठी थी कि इस चुनाव में उसकी सरकार बनने जा रही है। इकोसिस्टम ने उनको बूस्ट ही ऐसा किया था। इकोसिस्टम तो सर करती है कि अरे सर, आपके अलावा कोई है दुनिया में। तो वो अंदर ही अंदर माने बैठे थे कि हम जीत रहे हैं हरियाणा। उनको पता ही नहीं चला कि यहां बीजेपी और RSS कैसे अंदर ही अंदर काम कर रहा था। अभी RSS वाले पे आऊंगा। चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आए तो वहां भी कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही थी। इसके बाद आज जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे तो शुरुआती ट्रेंड में कांग्रेस को बढ़त दिखी, लेकिन कुछ देर बाद जब EVM खुलने शुरू हुए तो गेम पलट गया। कांग्रेस के सरकार बनाने के अरमान चकनाचूर हो गए। इस हार के बाद कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा कर रहे थे। कई राजनीतिक विश्लेषक तो कांग्रेस की सुनामी चला रहे थे, अब अपने ही बयानों से पलट रहे हैं। कांग्रेस इस हार के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जलेबी वाली बात का भी बड़ा मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो जलेबी कांग्रेस के पास पहुंचनी थी उसे अब बीजेपी के लोग खा रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस की जलेबी बहुत ट्रेंड में थी, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी की जलेबी की चर्चा हो रही है। इसलिए बीजेपी इस जीत का जश्न जलेबी के साथ मना रही है। अमूमन बीजेपी जीतती थी तो लड्डू खिलाती थी। इस बार आप देखिए बीजेपी हर जगह जलेबी बांट रही है। राहुल गांधी को मैसेज दे रही है कि तुम्हारी जलेबी अब बीजेपी खिला रही है लोगों को। देश भर में बीजेपी के नेता जलेबी बांटकर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये हलवाई वाली जलेबी है या फैक्ट्री वाली कह नहीं सकता। लेकिन आज जब हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जीत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके साथ जलेबी दिखाई दे रही थी। वो अपने समर्थकों को जलेबी खिलाकर उनका धन्यवाद कर रहे थे।
राजस्थान के सीएम भजनलाल ने तो अपने हाथों से जलेबी बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खिलाया। आज जयपुर में बीजेपी दफ्तर में जब सीएम भजनलाल पहुंचे तो उन्होंने हलवाई को साइड कर दिया, खुद जलेबी बनाने लगे। भजनलाल की तरह केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी अपने हाथों से जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने स्टाफ में जो लोग हैं उनको जलेबी बांटी और बीजेपी की जीत सेलिब्रेट की। हरियाणा चुनाव में जीत से बीजेपी इतनी उत्साहित है कि पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर जलेबी बांटने उतर गए। ये देखिए, ये दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी रोक रोक के जलेबी खिला रहे हैं। यहां बस में चढ़ गए बीजेपी वाले जलेबी लेके, कहे कि लीजिए जलेबी खाइए। आमतौर पर चुनावों में जीत के बाद लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन इस बार देश भर में जलेबी का जलवा है। आज हरियाणा की जीत के बाद लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में जलेबी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जलेबी बांटी जा रही है। आज जब हमारे रिपोर्टर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो वहां क्या माहौल था, आप देखिए किस तरह से वहां पर जलेबियां खिलाई गई। जलेबी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इस बात का भी मजाक बना रहे हैं कि सुबह तक तो जलेबी कांग्रेस के दफ्तर में बांटी जा रही थी। ये देखिए, कांग्रेस वाले सुबह सुबह ही जलेबी खिला दिए थे, दोपहर होते होते बीजेपी के पास ये जलेबी पहुंच गई। ये दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की आज सुबह की तस्वीर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता नतीजों से पहले ही जलेबी का आनंद लेने लग गए, लेकिन जैसे ही बाजी पलटी वैसे ही ये जलेबी कांग्रेस दफ्तर से गायब हो गई। इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जलेबी तो फीकी निकली, बीजेपी वाली जलेबी जो है वो असल मिठास वाली। हरियाणा के नतीजों को देखकर आज कांग्रेस दफ्तर से जिस तरह जलेबी गायब हो गई, उसी तरह ढोल वाले भी चले गए। कांग्रेस वालों ने सुबह सुबह ढोल वाले बुला लिए, लेकिन नतीजे आए तो ढोल ही फट गया था उनका, मतलब इनका नहीं, कांग्रेस का। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया जिसमें दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से ढोल बजाने वालों को पैसा देके बोला कि अब जाओ यार, जब सीट ही नहीं आई तो ढोल क्या बजाओगे। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी, जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। वो कह रहे हैं कि हमको कहा कि सीट वीट तो आई नहीं तो लो पैसा जाओ। हरियाणा चुनाव को लेकर कैसे कैसे बयान कांग्रेस के नेता हरियाणा को लेकर दे रहे थे, वो भी आपको याद दिलाता हूं। लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को। जैसे कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक डिबेट में कह दिया था कि हरियाणा में अगर बीजेपी 20 से ज्यादा सीट जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। हरियाणा में बीजेपी की 15 से 20 के बीच में सीटें आने जा रही हैं, 20 से कम ही सीट होगी, इससे ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अब सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम क्या रखा जाए। इसी तरह से एक योगेंद्र यादव है, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की आंधी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। योगेंद्र यादव का वो पुराना बयान अब लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, अब कांग्रेस के ए टीम, बी टीम, सी टीम जो भी हैं, लेकिन मान तो लो कि आपका चुनावी ज्ञान जो है वो ढेले भर का नहीं है। सुनिए योगेंद्र यादव का कैसे मजाक बन रहा है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? भाई साहब सुनामी चलवा रहे थे, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाई। ऐसे ही लोग राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते और कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे रहते। राहुल गांधी भी बम बम रहते हैं, उनके आसपास लोग कहते हैं सर 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 क्या आपका जलवा है, उसी में खुश रहते हैं। ऐसी ऐसी हवाबाजी हरियाणा के चुनाव में हुई कि अब नतीजों को देखकर लोग माथा पीट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कलई खुल गई जो अलग अलग तरीकों से खुद को सबसे बड़े नेता बनाने में जुटे थे। ऐसे ही एक नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जो किसान आंदोलन के मुद्दे में खूब हवा भरते रहे और जिन्हें सबसे बड़ा किसान नेता बताया जाता था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से चुनाव लड़े। उनका रिजल्ट सुनिए। ये चढ़ूनी को पिहोवा सीट पर
सिर्फ 1170 वोट मिला है बॉस, 1170। चडूनी विनर हुए कैंडिडेट से 63,000 वोट से पीछे रह गए। चडूनी अपनी सीट पर 5वें नंबर पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो। यह किसान आंदोलन के नेताओं का हाल है बॉस। ये जो आप देख रहे हैं पीली पगड़ी में सफेद दाढ़ी में, ये हैं चडूनी जो बीच में बैठे हैं। ये किसानों का अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं। वोट आता है 1170 और ये देश के किसानों का भविष्य तय करते हैं। इसी तरह से राकेश टिकैत को भी एक इकोसिस्टम किसानों का सबसे बड़ा नेता बताता है। लेकिन जब ऐसे नेता चुनाव में उतरते हैं तब उनकी असल पोल खुलती है। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 2007 में, एक बार 2014 में। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे आरएलडी के टिकट से, यूपी की अमरोहा सीट पर। राकेश टिकैत को कितना वोट आया था पता है? 9,539, 10,000 वोट नहीं आया था राकेश टिकैत को। और वोट शेयर था 0.9%, 1% वोट नहीं मिला था, चौथे पोजीशन पे। 2007 में लड़े थे चुनाव, तब भी 9,095 वोट आया था, छठे पोजीशन पे थे। 10,000 वोट नहीं आता राकेश टिकैत को चुनाव लड़ते हैं तो। अब बक्कल उतारने की बात करते हैं। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को भी मुद्दा बना दिया। जलेबी का नाम लेकर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री को घेरा। लेकिन जिस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान जलेबी को रोजगार से जोड़कर मुद्दा उठाया, उसी सीट पे कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने सोनीपत की गोहना सीट पर जलेबी का डब्बा दिखाकर जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा था। लेकिन गोहना सीट पर कांग्रेस 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। मतलब जिनको राहुल गांधी उनकी जलेबी की फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या सपने दिखा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ना बॉस रहने दीजिए, हम तो छानिए लेंगे, उसी में हो जाएगा, फैक्ट्री रहने दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और अब कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि इस हार पर कहें क्या। कांग्रेस ने पहले यह दांव खेला कि चुनाव आयोग जानबूझकर काउंटिंग में देरी कर रहा है। लेकिन जब काउंटिंग भी पूरी होने लगी तो ईवीएम को दोष देना शुरू किया, चुनाव आयोग को दोष देना शुरू कर दिया। जयराम रमेश ने तो चुनाव के नतीजों को ही खारिज करते हुए कह दिया कि कांग्रेस से जीत छीनी गई है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को जरा। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता बॉस। लेकिन कांग्रेस का भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये ईवीएम का कुछ नया माल लेके आते हैं। पवन खेड़ा को सुने, कह रहे हैं कि जिसकी बैटरी ईवीएम की 90% थी वहां पर हम जो है वो हार गए, और जहां 60-70% थी, अब ये बैटरी का ले आए बॉस। मतलब आदमी क्या करे ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। क्या किया जाए इन लोगों का। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम को दोष दिया। सोशल मीडिया पर उदित राज ने लिखा कि क्या सारे एग्जिट पोल गलत हैं, क्या सारे राजनीतिक पंडित बुद्धू हैं, हरियाणा में ईवीएम जीतती दिख रही है। अब ईवीएम को दोष देने वाले ये नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस को हरियाणा में 37 सीटें कैसे आ गई बॉस, अगर ईवीएम में खेल था। अगर ईवीएम में खेल हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जैसे नंबर कैसे पा लिए। अच्छा, हरियाणा में अगर ईवीएम सेट थी तो ये 37 सीटें भी क्यों आई? फिर बीजेपी 25 में रोक देती है आपको। इसी ईवीएम से हरियाणा में जो वोटिंग हुई उसी में पहलवान विनेश फोगाट कैसे जीत गई, विधायक बन गई। जबकि विनेश फोगाट जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई तो कहा गया कि पीएम मोदी ने ओलंपिक में कोई साजिश करके विनेश फोगाट का मेडल छीन लिया। अरे बॉस, तो पीएम मोदी ओलंपिक में साजिश करके मेडल छीन लिए और यहां ईवीएम से छेड़छाड़ करके खुद सरकार बनाए, लेकिन विनेश को कहे कि नहीं, विनेश को जीतने दो, उसका मेडल तो छीनिए लिए हैं, विधायकी भी छीन लेंगे। बकलोल समझते हैं ये लोग पब्लिक को, कांग्रेस वाले, कि सारा ईवीएम हैक कर लिए मोदी जी और विनेश फोगाट को कहे कि नहीं, तुम जीत जाओ। वो विनेश फोगाट जो पूरे देश में घूम घूम के, पूरे इलेक्शन में हरियाणा में घूम घूम के नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को लेकर झूठ पर झूठ बोलती रही, भर भर के झूठ बोली,
लेकिन नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक किया और विनेश को कहा कि ना तुम जीत जाओ। बॉस, पब्लिक का मजाक मत बनाइए आप लोग। कभी तो अंदर झांकिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की एकता की बड़ी बड़ी कस्में खाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हरियाणा चुनाव हारी, इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताना शुरू कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, वह कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। सुनिए एक बार उनको। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को कह रही हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, इसलिए फेल हो रहे हो। लेकिन कांग्रेस कभी पेन को दोष देगी, कभी रबर को, कभी पेंसिल को, कभी पन्ना ठीक नहीं है, कभी पीठ में खुजली हो रही है, कभी नहा के नहीं आए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी एग्जाम पेपर मोदी जी ने सेट नहीं किया ढंग से, क्या क्या कुछ भी। हरियाणा में कांग्रेस को जिस तरह झटका लगा है, उस पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस का मजाक भी बन रहा है, मीम्स वायरल हो रहे हैं। जैसे इस तस्वीर में राहुल गांधी को जलेबी की एक फैक्ट्री में दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ से जलेबी डाली जा रही है और दूसरी तरफ से उस जलेबी पर कमल का फूल बनकर निकल रहा है। यानी हरियाणा में जलेबी का जो चैप्टर कांग्रेस ने शुरू किया, उसका असली रिटर्न बीजेपी को मिला। पब्लिक मजाक बना रही है बॉस, मजाक बन के रह गए हैं आप लोग। ईवीएम 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 कर रहे हैं। एक और मीम देखिए, इसे एआई की तकनीक की मदद से पीएम मोदी को जलेबी खाते हुए दिखाया गया है। इसमें नीचे लिखा है, हेलो फ्रेंड्स जलेबी खा लो। मतलब यहां भी कांग्रेस का मजाक बनाया जा रहा है। वो नहीं है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, एक बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, उसी तरह से हेलो फ्रेंड्स जलेबी खा लो। इस एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से बात कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि ऐसी सरकार चलाई कि अभी तक एंटी इनकम्बेंसी है। और ये दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को 5 साल तक सत्ता दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार हिंदुत्व और हिंदू एकता पर केंद्रित था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की बात जोर शोर से करनी शुरू की। पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की, हिंदुओं को एकता की कीमत बताई और नतीजा सामने है। हरियाणा में हिंदू एकता का दांव बीजेपी के लिए काम कर गया। बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरों पीएम मोदी और सीएम योगी ने हरियाणा में हिंदुत्व का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज से कांग्रेस पस्त हो गई। आप खुद देखिए, हिंदू एकता की बुनियाद पर बीजेपी हरियाणा में हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके जीती है। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम कर गया। पीएम मोदी की अपील का असर हुआ। कांग्रेस की जाति वाली राजनीति फेल हुई। हिंदू एकता के आगे जाति जनगणना बेअसर रहा। जम्मू में भी हिंदू एकता से बीजेपी को फायदा हुआ और जम्मू रीजन में हिंदू एकजुट हुए और बीजेपी को वहां पर भर भर के सीटें आई। हिंदुओं के लिए जो हिमाचल प्रदेश में हिंदू एकता देखने को मिली थी, वो भी शायद काम कर गई। लोगों को लगा कि अगर हिमाचल में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं, जम्मू में क्यों नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे साबित करते हैं कि जब भी बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर खेलती है, उसे फायदा ही होता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के हिसाब से सीट नहीं मिलने पर बीजेपी ने आत्ममंथन किया। बीजेपी की राजनीति का केंद्र हिंदुत्व है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को सीधा संदेश दिया, हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा। बटोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा में बहुत पॉपुलर हुआ। योगी के साथ ही पीएम मोदी ने भी हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दी और उनका भी जो बयान था वो लोगों तक पहुंचा, उनके दिलों तक पहुंचा। एक बार सुनिए वो बयान। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे
तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे हिंदू एकता का कितना बड़ा हाथ था वो भी आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में भी जाति वाला कार्ड खेला। राहुल गांधी ने जमकर आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह जातियों में बांटकर वोट लेने का फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया। बीजेपी ने जातियों के बजाय हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया। बीजेपी ने राज्य की सभी जातियों को जोड़ना शुरू किया। इसमें वो छोटी जातियां भी हैं जिनकी चर्चा नहीं हुई। सैनी, कश्यप, प्रजापति, छिंदे, यादव, गडरिया, गुर्जर, वाल्मीकि, सैंसी, धानक जातियों को जोड़ा। बीजेपी के 4 प्रभारियों ने ग्रास रूट लेवल पर सभी जातियों को हिंदू एकता की बात समझाई। सभी वर्गों के स्थानीय नेताओं के साथ बीजेपी ने बात की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। बीजेपी ने उत्तर से लेकर दक्षिण हरियाणा तक सभी को साधने के लिए कैंपेन चलाया, जबकि कांग्रेस जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ही करती रही। इससे कांग्रेस को यह नुकसान हुआ कि कई जाट बहुल सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और कमियों को स्वीकार किया। कांग्रेस की तरह डिनायल मोड में नहीं गई बीजेपी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय ली गई। बीजेपी ने हिंदुत्व की डोर से हरियाणा के मतदाताओं को एकजुट किया और जीत हासिल की। हरियाणा की ही तरह जम्मू में भी हिंदू एकजुट हुए तो उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया। जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें, जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें जीत ली। कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हैं। कश्मीर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। जम्मू में बीजेपी की बम और कश्मीर में खाता नहीं खुलने की वजह हिंदू और मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन है। जम्मू में पीएम मोदी ने जमकर प्रचार किया था। पीएम मोदी की रैलियों का हिंदू मतदाताओं पर असर हुआ। बीजेपी ने जम्मू के लिए अलग रणनीति बनाई। जम्मू में हिंदू आबादी के बारे में आपको बताता हूं। कठुआ में हिंदू आबादी 87%, सांबा में हिंदू आबादी 86%, उधमपुर में 88%, किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में हिंदू आबादी 35 से 45%। इन जिलों की 24 सीटों में से बीजेपी ने 22 सीटें जीती हैं। यानी हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। मुस्लिम बहुल इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई। जम्मू के बाकी जिलों में भी हिंदुओं की ठीक ठाक आबादी है। हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने का असर यह हुआ कि जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें अपने नाम कर ली। जम्मू कश्मीर में ही वैष्णो देवी विधानसभा सीट भी है, जहां बीजेपी को जीत मिली है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार मिली थी, उसके बाद बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव को धक्का लगा था। लेकिन वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी जीत गई और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि कम से कम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद तो मिला, वरना अयोध्या वालों ने तो कांड ही किया था। जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी के प्रदर्शन के पीछे हिंदू और मुस्लिम वोटर्स का एकजुट हो जाना दिखता है। जम्मू में बीजेपी को 45.25% वोट मिले, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को मात्र 2.2% वोट मिले। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली 24 सीटों में 22 सीटें बीजेपी ने जीती और 54% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और वोट सिर्फ 4% मिला। यानी हिसाब क्लियर है कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां बीजेपी को वोट नहीं मिला कश्मीर में, चाहे उसने मुसलमान कैंडिडेट ही क्यों नहीं उतारा। अच्छा, कश्मीर में इतना चेंज आने के बाद मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया। हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं कि कश्मीर में इतनी शांति आई कि कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म जो है वो बढ़ा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। वो पैसा टूरिज्म से आम लोगों की जेब में गया है कश्मीर के। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं किया, बीजेपी के नाम पर वोट नहीं किया कश्मीर के मुसलमानों ने। जबकि लोकसभा चुनाव से अब तक इंडी गठबंधन यह नैरेटिव सेट करने में लगा रहा कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडी गठबंधन लगातार यह ढोल पीटता रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर इसका असर दिखा, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन के इस नैरेटिव को भी खत्म कर दिया।
कि बीजेपी और संघ में नहीं बन रही, और इसके साथ ही भविष्य के लिए भी इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव तो आरएसएस के प्लान का सिर्फ ट्रेलर है। संघ ने तो 2029 की पिक्चर भी तैयार कर ली है। इस आरएसएस की इस पिक्चर के बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए आरएसएस लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 महीने में कैसे हरियाणा में पूरा गेम बदलने में बीजेपी के साथ काम करती रही। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह जीत की हैट्रिक मारी है, इसके पीछे संघ की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं। संघ की भूमिका क्या रही, कैसे संघ जमीन पर 4 महीने से काम करता रहा, अब उसके बारे में सुनिए। आरएसएस ने हरियाणा में पिछले 4 महीनों में 16,000 छोटी छोटी सभाएं की। 4 महीने में 16,000 सभाएं। 1 सितंबर को सिर्फ एक दिन में हरियाणा के सभी 22 जिलों में संघ की 22 बैठकें हुई। फिर 7 से 9 सितंबर तक हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठकें हुई। कुल 3 दिन में 90 बैठकें हुई। इस बार आरएसएस ने अपने पारंपरिक तरीके से काम शुरू किया, जिसके तहत संघ के कार्यकर्ता करीब 6,000 गांवों में घर घर पहुंचे और छोटे कस्बों में भी सार्वजनिक जगहों पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचा। आरएसएस ने हरियाणा में उन तमाम सीटों का दौरा किया जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच तालमेल में कमी के सवाल उठे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव में इस कमी को दुरुस्त कर लिया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले संघ और बीजेपी के बीच संगठन स्तर की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेकर बूथ स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट पर मंथन किया गया। यानी कांग्रेस को जितना ईवीएम को गाली देना है वो दे सकती है, ना तो देश को फर्क पड़ रहा है ना आसपास की पॉलिटिक्स को, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस चुपचाप 4 महीने जमीन पर काम किए, तब यह रिजल्ट आया। जिस इंडी गठबंधन को हरियाणा में आरएसएस के इस ग्राउंड वर्क की भनक तक नहीं लगी, उस इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी संघ के बीच तालमेल में कमी का माहौल बनाते हैं, सोचिए। लेकिन उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को देखना चाहिए। उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मोहन भागवत संघ प्रमुख, उन्होंने कहा हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा हम अगर बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे वाला बयान देते हैं। अब आप पैटर्न देखिए, तीनों अगर बड़े चेहरे एक तरह का बयान दे रहे हैं तो यह सिंक्रोनाइज्ड प्रयास है हिंदुओं को जगाने का। अगर आरएसएस और बीजेपी अलग होते तो यह ना हो रहा होता। इन बयानों के जरिए संघ और बीजेपी ने मिलकर इंडी गठबंधन के जाति वाले नैरेटिव पर भी आखिरी कील ठोक दी, जिसके लिए पहले योगी फिर पीएम मोदी और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग वाले दिन खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। सूत्रों का दावा है कि हरियाणा में चुनाव से पहले आरएसएस ने 2 मोर्चों पर काम करना शुरू किया। पहला मोर्चा बीजेपी के लिए जनाधार वाले कैंडिडेट की तलाश, दूसरा मोर्चा दूसरी पार्टी से आए नेताओं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, तीसरा मोर्चा अग्निवीर योजना से नाराज लोगों के बीच बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार स्लोगन पॉपुलर बनाया, चौथा मोर्चा एंटी इनकम्बेंसी के असर को दूर करना और नाराज जनता को मनाना, पांचवा मोर्चा पार्टी के अंदर जिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी उनकी परेशानी समझकर उसे सुलझाना। इस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है बॉस। इसके अलावा संघ ने बीजेपी की कमजोरियों का पता लगाने के लिए हरियाणा में चुनाव से पहले एक इंटरनल सर्वे भी कराया। इसके लिए बीजेपी की राज्य चुनाव समिति ने हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट चुनने के लिए 1 से 4 नामों का पैनल तैयार किया और इस लिस्ट को सर्वे के लिए संघ को सौंपा गया। हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे के बाद संघ ने बीजेपी को कई सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की सलाह दी, जिनमें वो सीटें शामिल थी जिनमें बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके कैंडिडेट हारे थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कई जगह बीजेपी जीते भी थी, वहां पर भी कहा गया कि कैंडिडेट बदलो। बीजेपी ने संघ की सलाह को मानते हुए हरियाणा चुनाव में करीब 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे तो संघ के एक्शन प्लान का सिर्फ ट्रेलर है। संघ ने तो 2029 में भी नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम होने के बाद ही संघ ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। हिंदुत्व की एजेंडा के साथ ही संघ ने अब ऐसी मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ काम करना शुरू किया है और ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे।
संघ ने इस प्लान का ब्लूप्रिंट अगस्त के आखिर में केरल में हुई बैठक में तैयार किया। इस बैठक में हुए मंथन में तैयार पंच सिद्धांत के फॉर्मूले को अब संघ ने लागू करना शुरू कर दिया। यह पंच सिद्धांत क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। पहला सिद्धांत है हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का समर्थन। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन, इसके जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्द लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवां, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करें, यह प्रयास करना। संघ का यह प्लान किस तरह इंडी गठबंधन के होश उड़ा सकता है, इसके लिए संघ की ताकत समझना जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बनाता है तो उसे जमीन पर भी उतारता है। संघ की ताकत यही है कि वो जमीन पर काम करता है, चुपचाप काम करता है। आपको आरएसएस के नेटवर्क के बारे में बताता हूं, जिसके जरिए संघ अपने मेगा प्लान को एग्जीक्यूट करता है। देश में हर दिन 61,000 शाखाएं लगती हैं। संघ की करीब 21,000 साप्ताहिक बैठक होती है। संघ के 12,000 विद्या भारती स्कूल चलते हैं, जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आदिवासियों के लिए संघ के 10,480 स्कूल हैं, जिनमें 18 लाख छात्र पढ़ते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए संघ देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा करता है। संघ के सेवा भारती के 5,000 हेल्थ केयर सेंटर हैं, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती है। यानी पूरे देश में संघ का मजबूत नेटवर्क है और अपने इसी नेटवर्क के दम पर संघ ने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मेगा प्लान तैयार किया, जिसका ट्रेलर संघ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को दिखा दिया। यह आरएसएस के एक्टिव होने का असर भी है कि हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ये कहते सुनाई दिए कि आजकल उन्हें हर जगह आरएसएस के कार्यकर्ता नजर आते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। राहुल गांधी ये सोच ही नहीं पाए कि संघ के कार्यकर्ता इतना दिख क्यों रहे हैं। वो समझ नहीं पाए हवा किस तरफ बह रही। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। वो देखकर भी समझ नहीं पाते कि सामने चल क्या रहा है, और बीजेपी चुपचाप काम करती है। आज जब हरियाणा में हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने नया इतिहास रचा, तो इस मौके पर दिए विजय संदेश में पीएम मोदी भी कांग्रेस को निशाने पर लेने से नहीं चुके। एक बार सुनिए पीएम ने क्या कहा। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया।